नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे हम लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय अलग अलग दिन हम आपके लिए चुनकर लाते हैं, जिस पर विस्तार से स्टूडियो में तो चर्चा होती ही है, साथ ही आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें, जिन विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बरसात के मौसम में अंगूर में कीट नियंत्रण और खरीफ में टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती। ये दो अलग अलग विषय हैं जिन पर आज विस्तार से चर्चा होगी। आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह यादव, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि कीट विज्ञान, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र से। डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चौधरी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय आ रहा है। ऐसे में किसानों को क्या खास बातें आप इस वक्त बताना चाहेंगे? जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो मौसम है, जो ही बारिश प्रारंभ होती है जी, पहली बरसात के बाद ये तीनों फसलें जो हैं, आप बैंगन की भी खेती प्रारंभ कर सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं और मिर्च की भी खेती इस मौसम में किसान भाई करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि उन्हीं किसान भाइयों को अधिक फायदा होता है जिनकी फसल जो है जितनी अगेती मार्केट में आती है। तो जो किसान भाई अगर नर्सरी ज़्यादा जल्दी अगर उगा लेते हैं तो उनकी फसल स्वाभाविक है कि मार्केट में जल्दी से जल्दी आएगी। और जैसा बैगन जो है पूरे भारतवर्ष के भिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, उनको ये देखना है कि आपके एरिया का जो मार्केट है वहाँ किस प्रकार की बैगन की प्रजाति की प्रेफरेंस मार्केट में है। जैसे कई जगह गोल मार्केट में प्रेफर किया जाता है, कई जगह लंबी प्रजाति होती है, कई जगह कम बीज वाला लोग पसंद करते हैं, कई जगह जैसे महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ जो चूचू बैगन होता है, वेरीगेटेड होता है, उसमें अधिक बीज वाला वहाँ वो पसंद करते हैं। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जो टमाटर की फसल है, खास करके जो हम खरीफ मौसम में और बारिश के मौसम में एक विषाणु जो होता है लीफ कर्ल, जिसको किसान भाई मरोड़िया बीमारी बोलते हैं, उससे हमको कैसे बचाना है। मिर्च में भी इस मौसम में अगर हम करेंगे तो बारिश के मौसम के लिए कुछ खास प्रकार की ही किस्मों का चयन करना होता है और कुछ खास प्रकार से इसकी अगर हम नर्सरी भी तैयारी करते हैं तो जो विषाणु जनित यानी वायरस जनित जो बीमारियां हैं उनको हम किस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं, आज हम इस पे हम अधिक से अधिक अगर हम पोषण करें। विस्तार से चर्चा इस बात पर हम करेंगे कि बैंगन, मिर्च, टमाटर की अच्छी उपज आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर। खरीफ में टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती की जा सकती है। पहले बात करते हैं टमाटर की। जाड़े के टमाटर की फसल के लिए बीज की बुआई पौधशाला में करते हैं। इसके लिए मुक्त परागित किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम और संकर किस्मों के लिए 200 से 250 ग्राम बीज को 1 ग्राम कैप्टॉन या थीरम से उपचारित करके 17 बाई 3 फीट के आकार की 8 ऊंची क्यारियों में लगाएं। हल्का पानी का फव्वारा देते रहें। आप टमाटर की पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा उपहार, पूसा गौरव, पूसा सदाबहार और पूसा हाइब्रिड 2 किस्में लगा सकते हैं। जुलाई की फसल नवंबर में तैयार हो जाती है। टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए उपाय जरूर करें। वहीं बैंगन की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सही रहती है। मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अच्छी जमाव क्षमता वाले 400 ग्राम और 250 से 300 ग्राम संकर किस्मों के बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। आप अगेती बैंगन की पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, पूसा अंकुर, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 9, पूसा शामला, पंजाब सदाबहार और काशी प्रकाश किस्में लगा सकते हैं।
मिर्च की बात करें तो किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिन बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। अच्छा, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि अंगूर के बाग जिन किसानों ने लगाए हुए हैं, बताएं कि ये जो बरसात का मौसम है वो किस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बागों की अच्छी तरह से देखभाल करने की क्यों ज्यादा जरूरी हो जाती है इस समय? अंगूर के बगीचे जो मुख्य क्षेत्र हैं जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर ही अभी ऑफ सीजन चल रहा है। तो वनस्पतिक जो वृद्धि है वो हो रही है पौधों की। इसमें बारिश के मौसम में कीटों की समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं और जैसे कि मिलीबग, कैटरपिलर्स जो स्पोडोप्टेरा है और लाल रंग का एक स्टेम बोरर तना छेदक, उसका भी इस समय काफी अटैक हो जाता है जी। और साथ ही साथ में थ्रिप्स है, उसकी भी काफी संख्या बढ़ जाती है क्योंकि बारिश आने के बाद में नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है, तो उसके ऊपर में थ्रिप्स का प्रादुर्भाव हमको देखने को मिलता है। तो ये मुख्य कीटक हैं जो कि अंगूर के अंदर बारिश के मौसम में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, विस्तार से आज हम जानेंगे कि ये जो कीट है जो फसल को प्रभावित कर सकते हैं, इससे बचाव के लिए किसानों को किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर। फलों के बाग किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया है। अगर अंगूर की बात करें तो सही तरीके और बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने से ये लंबे समय तक आय का अच्छा साधन साबित होती है। अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। पैदावार के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। लेकिन इस समय पूरे देश में मानसून के बादल बरस रहे हैं। ऐसे में अंगूर में कई तरह के कीटों के लगने की आशंका हो जाती है। ऐसा ही एक कीट है लीफ होपर। ये ज्यादातर उत्तर भारत में अंगूर की बेलों में मिलता है। ये कीट जून से अगस्त के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ये निम्फ और परिपक्व पत्तियों के नीचे से रस चूसते हैं। इसके प्रकोप से पत्ती के सूखने और टूटने से पहले इसका रंग पीले से भूरा हो जाता है। इस पर नियंत्रण के लिए आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते खाने वाली चैफर बीटल भी अंगूर की बेलों को नुकसान पहुंचाती है। चैफर बीटल दिन के समय छिपी रहती है और रात में पत्तियां खाकर छलनी कर देती है। बालों वाली सुंडियां नई बेलों की पत्तियों को खाती हैं। इनके साथ साथ स्केल कीट, जो सफेद रंग का बहुत छोटा और पतला कीड़ा होता है, टहनियों, शाखाओं और तने पर चिपका रहता है और रस चूसकर बेलों को बिल्कुल सुखा देता है। इन कीटों से बेलों को बचाने के लिए फॉलिथियोन या मेलाथियोन या डायाजिनोन का 0.05% से 0.1% का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर जुलाई से सितंबर तक करते रहें। लेकिन किसी भी दवा के छिड़काव से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जी हाँ, तो रिपोर्ट देखिए आपने कि किस तरह से कई कीटों का हमला हो सकता है अंगूर के बागों में और ऐसे में फसल की उचित देखरेख करना बेहद जरूरी है। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि कैसे जो बैंगन, मिर्च और टमाटर की हम बात कर रहे हैं, तो इस मौसम के अनुरूप ही जो किस्म है उसका चुनाव किसानों को करना चाहिए। ऐसे में अगर खासतौर पर टमाटर की बात करें तो टमाटर की कौन सी किस्में इस वक्त लेनी चाहिए किसानों को?
जी हाँ, ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है जब किसान भाई सोचते हैं कि कोई भी टमाटर हम खरीफ में लगा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो किसान भाई टमाटर लगाते हैं वो जाड़े के मौसम में लगाते हैं। उसमें जो ये विषाणु रहित जो जनित बीमारियां होती हैं, जिसको हम लीफ कर्ल कहते हैं या किसान भाई उसको मरोड़िया बीमारी कहते हैं, ये नहीं होता है। लेकिन अभी जो किसान भाई लगाएं उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ऐसी प्रजाति लगाएं जो अधिक तापमान पर टमाटर में फलन की क्षमता रखती हो, क्योंकि अभी अगर आप लगाते हैं जुलाई अगस्त में तो अक्टूबर तक जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ खास करके रात का तापमान 20-22 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री तक रहता है। तो एक हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि चूंकि बारिश के मौसम में नमी भी रहती है, तापमान भी अधिक रहता है, तो जो सफ़ेद मक्खी होती है इसका प्रकोप काफ़ी होता है। और ये सफ़ेद मक्खी जो होती है वो वेक्टर होता है जो हमारी मरोड़िया बीमारी के लिए। तो इस मौसम में हमें उन्हीं प्रजातियों का चयन करना है जिसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो। और इसके लिए जैसे वाराणसी में जो हमारा भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, उनकी कुछ प्रजातियां जो उत्तरी भारत के लिए हैं, जैसे काशी अमन एक प्रजाति है, इसका आप एक चयन कर सकते हैं। अगर जो लोग कर्नाटक में या उस इलाके में अगर देख रहे हैं तो वहाँ की काफ़ी पॉपुलर प्रजाति है अर्का रक्षक, जो हमारे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर की प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं। और काशी के जो हमारा वाराणसी का है, इनके द्वारा कुछ और प्रजातियां विकसित की गई हैं, जैसे काशी अमूल है, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी हाल में ही जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनके द्वारा भी कुछ प्रजातियां विकसित की गई हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली है, वहाँ से भी इस वर्ष एक प्रजाति विकसित की गई है जिसमें वायरस जनित यानी वायरस के लिए प्रतिरोधक क्षमता है, जो लीफ कर्ल असिस्टेंट, टोमेटो लीफ कर्ल असिस्टेंट 6 नाम के वैरायटी इसी साल अभी आइडेंटिफाई की गई है। तो इनका आप चयन कर सकते हैं। आपको ये 100% ध्यान रखना है कि कोई भी प्रजाति लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, तभी इस मौसम में आप टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन जो किस्म है इनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जो भी आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं, खासतौर पर खरीफ के इस मौसम में। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव मैं आपका रुख करना चाहूँगी, बताएं हमें कि इस मौसम में किस तरह की कीटों का प्रकोप हो सकता है। खासतौर पे कैटरपिलर के बारे में आपने भी बताया था कि इसका प्रकोप हो सकता है, तो किस तरह से ये फसल को प्रभावित करता है और कैसे इससे बचा जाए? जैसे ही वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है बारिश के बाद में और बादल हो जाते हैं, तो जो कैटरपिलर है, जो स्पोडोप्टेरा है, उसको जैसे लोकल लैंग्वेज में सुंडी भी कहते हैं जी। तो वो क्या करता है कि पौधों के पत्तों को खाना शुरू कर देता है, और कच्चे अगर थोड़े स्टेम है तो तना है उसको भी खा सकता है, और पत्तों को पूरा अगर ज्यादा अटैक हो जाए, ज्यादा आक्रमण हो जाए इसका, तो पत्तों को पूरा खा सकता है वो, तो जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो बाधित होती है पौधे की। इसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या सलाह देते हैं कि बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है कि जो हमारे बगीचों में मित्र कीटों को बढ़ने के लिए मौका देता है। आर्द्रता ज्यादा होगी, मित्र कीट काफी अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, तो हम कम से कम कीटनाशक का प्रयोग बताते हैं कि आप करें अपने किसान भाई अपने बगीचों के अंदर में। जो अन्य विधियां हैं जैसे कि लाइट ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जो कि कैटरपिलर के जो पतंग होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। एक चीज अंगूर के बगीचों में खासतौर पे ध्यान रखनी है कि बाकी फसलों में क्या होता है कि जो लाइट ट्रैप होता है वो बगीचे के फसलों के अंदर, खेत के अंदर लगाया जाता है, पर अंगूर के बगीचे के अंदर लाइट ट्रैप नहीं लगाया जाता। अंगूर के बगीचे से 15 से 20 फीट दूर उसको लगाया जाता है, ताकि जो कीट है अंगूर के बगीचे के, वो बगीचे से बाहर चले जाए और लाइट ट्रैप में जाके मर जाए। अगर लाइट ट्रैप को हम बगीचे के अंदर लगाएंगे तो क्या समस्या हो सकती है कि जो लाइट ट्रैप है उसके आसपास के जो पौधे हैं उनके ऊपर में कैटरपिलर का ज्यादा अटैक हो सकता है, क्योंकि वहां पतंग ज्यादा आएंगे, उस पर अंडे ज्यादा देंगे जी, और उसके ऊपर में आसपास में पौधे हैं वो ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं पौधे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप बगीचे के बाहर ले जाके लाइट ट्रैप को लगाएं, उससे दूर रखें। और बाकी फसलों में एक और चीज होती है कि जो लाइट ट्रैप है वो फसल से ऊपर लगाया जाता है, पर अंगूर के अंदर में क्या होता है कि जमीन से 1 या 2 फीट ऊपर लाइट को लगाया जाता है। तो ये जो मुख्य बातें ध्यान देनी है हमको, और साथ ही साथ जो बायोजेंट्स हैं जो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस आता है जो स्पोडोप्टेरा की
के लिए, जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम करता है। जी, जी। तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो तमाम बातचीत को यहाँ पर आगे जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से अंगूर के बागों को कीटों के हमले से बचाए। साथ ही बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के बारे में भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बरसात के मौसम में अंगूर के बागों में कीट नियंत्रण के बारे में और इसके साथ ही खरीफ में बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर चौधरी आपसे जानना चाहेंगे कि बैंगन, मिर्च और टमाटर की, जैसे कि आपने बताया था कि बहुत ही उपयुक्त समय है ये खेती के लिए और ऐसे में समय पर नर्सरी लगा लेना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में बताएं नर्सरी किस तरह से लगाया जाए? जी हाँ, जो नर्सरी, देखिए नर्सरी का जो प्रबंधन होता है, जो भी हमारी पूरी फसल प्रबंधन है, उसका आधार जो होता है बीज और बीज से जो हमारी उगाई हुई नर्सरी होती है। और जैसा मैं बार बार किसान भाइयों को बता रहा हूँ कि जब नर्सरी में अगर हम पौधों को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, नर्सरी में 2 प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक होती है जो मृदा जनित जो रोग होते हैं, यानी जहाँ पे हम नर्सरी उगाते हैं कुछ उनके जो रोगों के जो स्पोर्स होते हैं वो पहले से मृदा में या मिट्टी में रहते हैं। अभी हाल ही में जैसे गर्मी का मौसम खत्म हुआ है और जो किसान भाई जागरूक हैं वो सॉइल सोलराइजेशन इसको जानते हैं, यानी जिस एरिया में हम नर्सरी लगाते हैं वहाँ की मिट्टी को हम सौर ऊर्जा की मदद से हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, यानी रोग और कीटाणु के जो स्पोर्स हैं उनसे हम उनको मुक्त कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं इस पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भी गर्मी का मौसम था उसमें अगर हम सफ़ेद रंग की पॉलीथीन से जिस एरिया में हम नर्सरी बनाते हैं उसको सीधा हमको पहले उसकी जुताई कर लेनी है और उसके बाद उसमें पानी डाल देना है और उसके बाद कम से कम 400 गेज की जो सफ़ेद रंग की पॉलीथीन है उससे उसको हम अगर ढक देते हैं और चारों किनारे से फिर मिट्टी डाल देते हैं तो अंदर का जो तापमान होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और ऐसा अगर हम 30-35 दिन तक रखते हैं ये बिना किसी खर्चे के है। मैं इसलिए आपको ये भी बता रहा हूँ ये जैविक तरीका भी है, आप कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करके अगर जो किसान भाई ऐसा रखते हैं, अगर 15-20 दिन तक अगर हम ऐसा रखें तो उसके अंदर के जो भी स्पोर्स हैं जो पिछले सालों के या और भी किसी जो जैसे सॉइल में हमारा डाइथेन, ये हमारी जो बीमारियाँ होती हैं जिसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं वो हमें नहीं करना पड़ेगा। और जो भी इस प्रकार की बीमारी आती हैं जो हमारी नर्सरी में खास करके जो विल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, डैम्पिंग ऑफ एक मेजर समस्या है, ये सब सारी समस्याएं उसमें खत्म हो सकती हैं। इसी प्रकार जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें वायरस जनित बीमारियां हैं, इनके जो वाहक कीट होते हैं उनके भी कुछ अंडे उसमें अगर हैं तो वो खत्म हो सकते हैं और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है। मिट्टी की जो मृदा की जो सेहत है वो भी इससे अच्छी होगी। पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ चूँकि ये बारिश का मौसम है तो हमेशा नर्सरी जिस एरिया में हम बनाते हैं वो मिट्टी बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए, यानी वहाँ के पानी की निकासी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, वहाँ फुल धूप लगनी चाहिए। कई बार किसान भाइयों को ये लगता है कि अगर हम थोड़ी छाँव में, चूँकि गर्मी बहुत है, अगर हम थोड़ी छाँव में अगर हम नर्सरी उगाएंगे तो अच्छी बनेगी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि नर्सरी के एरिया में कभी भी पेड़ पौधों के नीचे नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकाश कम आएगी तो जो उसके जो जड़ कम बनेंगे और पौधा ऊपर की तरफ अधिक बनेगा। जबकि हमें नर्सरी में ये ध्यान रखना है कि नर्सरी में हमें
ऐसी वातावरण बनाना है जिससे पौधा का जितना विकास ऊपर की तरह हो उतना ही विकास उसका जड़ों का नीचे की तरह हो। अगर आपके नर्सरी के पौधे ऐसे बनते हैं जिनकी जड़ जितनी लंबी होती है, तना भी अगर उतना ही लंबा होता है, ये नर्सरी आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपको ऊंचे जमीन पे बनाना है, फिर हमको करना है कि करीब 1 से 1.5 फुट की चौड़ाई की हम और कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची और हल्का जिसमें दोनों किनारों पे भी ढाल दे के हम 1.5 मीटर या 2 मीटर लंबी हम क्यारी बना सकते हैं। और क्यारी के ऊपर जब भी हम, अगर, चूंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा अगर गोबर की खाद में अगर हम ट्राइकोडर्मा मिला के इसका अगर हम नर्सरी में अगर हम उपयोग करेंगे तो बाकी भी अगर कोई जो मृदा जनित बीमारी है उसको भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज का और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि इस मौसम में हम बार बार वायरस की समस्या को हम बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं होता। जब वायरस एक बार लग जाता है पौधे पे, हमको उखाड़ के ही उसको खत्म करना पड़ता है या पौधे को मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, यही एक नियंत्रण है। लेकिन उससे पहले अगर हम नियंत्रित करें, नर्सरी में आमतौर पर हमारे 35 से 40 दिन तक हमारी फसल जो होती है वो नर्सरी में होती है। इस दौरान अगर हम इसको कीट से अगर हम बचाने के लिए, जैसे हम अपने आप को कीट से बचाने के लिए हम मच्छरदानी या हम लगाते हैं रातों को सोने के लिए, इसी प्रकार अगर हम नेट हाउस का अगर हम प्रयोग करें, यानी जिस एरिया में अगर हम नर्सरी बना रहे हैं वहां हम कम पैसे में है, अगर उसको हम कीट अवरोधी जाल होता है 40 मेस की या 50 मेस की, अगर उसके अंदर अगर हम नर्सरी तैयार खास करके करते हैं तो 35 से 40 दिन तक जो आपके पौधे होंगे वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। उसमें किसी प्रकार की वायरस से उसको हम मुक्त रख सकते हैं। उसके बाद जब हम खुले खेत में लाएंगे तो उसमें हम कुछ उपचार करके फिर हम चाहेंगे कि खेत में भी वो पौधा हमारा स्वस्थ रहे। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अच्छी नर्सरी से हम स्वस्थ पौधे हम बना सकते हैं और कम खर्चे में और बिना किसी रसायन के उपयोग के भी हम अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो स्वस्थ नर्सरी तैयार हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी जो अच्छी उपज है उसकी उम्मीद की जा सकती है। उसके लिए कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि ऊंची ऊंची जमीन पर बनाए और इसके साथ ही वहां पर जो धूप है वो पूरी तरह से पहुंच सके, इसका इंतजाम करना बेहद जरूरी है ताकि जो जड़ है उसका विकास अच्छी तरह से हो सके और जल जमाव ना हो, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं और अंगूर के बागों में कीट प्रबंधन के बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर यादव, बताएं हमें कि और किस तरह के कीटों का प्रकोप इस मौसम में हो सकता है अंगूर के बागों में, जैसे मिलीबग का भी प्रकोप कई बार होता है, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है? मिलीबग जो है कीट, ये क्या करता है कि जड़ों के अलावा जो भी अंगूर के अंदर में ऊपरी भाग है उसमें कहीं भी रस चूस सकता है, जहां भी फ्लोएम है वहां पर रस चूसेगा और जो ऊर्जा पौधे को मिलनी चाहिए थी, वो खाना जो पौधे को भी यूज होना था वो मिलीबग देता है और पौधा काफी कमजोर हो जाता है। जी जी। जब फल का मौसम होता है, जब अंगूर लग रहे होते हैं तो फलों पर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है मिलीबग का, पर ये अभी फल का मौसम नहीं है, अभी ऑफ सीजन है। तो इस समय मिलीबग क्या नुकसान कर सकता है कि गर्मी के मौसम में, जैसे अप्रैल या मई में काफी ज्यादा गर्मी पड़ी तो मिलीबग एक बार ज्यादा तापमान की वजह से कम हो जाता है। पर जैसे ही जून जुलाई का मौसम होता है, बारिश शुरू हो जाती है, तो एकदम से बिल्कुल सही मौसम मिलता है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए, और मिलीबग काफी ज्यादा संख्या के अंदर में बढ़ जाता है। तो किसान कई बार काफी चिंतित हो जाते हैं कि इतना ज्यादा मिलीबग आ गया, मैं क्या करूं, और कई सारे जो रसायन है उनका प्रयोग करते हैं बगीचों के अंदर में। पर मिलीबग एक ऐसा कीट है, जितना हम ज्यादा रसायन यूज करेंगे, जितने कीटनाशक ज्यादा यूज करेंगे, उतनी आने वाले टाइम में, आने वाले समय में इसकी समस्या बढ़ती जाएगी। और बारिश के मौसम में मिलीबग का हमारा अनुभव ये है कि अगर हम बारिश के मौसम में, जैसे मिलीबग काफी तेजी से बढ़ता है और ऑफ सीजन के अंदर में ज्यादा नुकसान अंगूर के अंदर में ये नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि ज्यादातर वृद्धि हमको अंगूर के पौधे की चाहिए होती थी उतनी हो जाती है तब तक। तो जो मुख्य तना है उसके ऊपर में हमको ज्यादातर जो मिलीबग है उसका प्रादुर्भाव दिखाई देता है। वहां पर अगर हम 1 से 1.5 महीने तक कुछ भी ना करें, कोई भी रसायन का प्रयोग ना करें और उसको मिलीबग को वैसा का वैसा छोड़ दें, तो मिलीबग अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से उसका नियंत्रण हो जाएगा। जो
सही मौसम मिला है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए, वो सही मौसम उसके जो मित्र कीट है उनको भी मिला है। तो वो मित्र कीट है उनको बढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, 1-1.5 महीने में अगर हम छोड़ देते हैं वैसे तो मिलीबग काफी अच्छे तरीके से अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा। पर जो किसान नियंत्रित जल्दी करना चाहते हैं और ज्यादा चिंतित हैं, वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो मित्र हमारे जो बायो एजेंट्स हैं उनका जैव नियंत्रण के लिए जो एजेंट्स होते हैं, जैसे मेटारिजियम एक है फंगस है, फफूंद है जो कि कीटों को काफी अच्छे तरीके से नियंत्रित करती है, तो उसका प्रयोग आप मुख्य तने को धोने के लिए कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप मिलीबग कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मिलीबग को भी कंट्रोल नियंत्रित में किया जा सकता है और उपाय आपके सामने हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चौधरी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि कई तरह के रोगों का प्रकोप हो सकता है फसल में, और ऐसे में जो बीज है अगर उसके स्तर पर ही कुछ उपाय कर लिए जाए तो कई रोगों से बचाव पहले ही हो सकता है। तो ऐसे में बीजोपचार की कितनी महत्ता बढ़ जाती है और बैंगन, मिर्च, टमाटर के मामले में किस तरह से बीजोपचार करना चाहिए? जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ बातों का ध्यान अगर हम जिस समय हम बीज हम लेते हैं, पहली चीज जैसे है जब हम बीज का चुनाव करते हैं, जैसे मैं बताया भी, तो प्रजातियों के चुनाव में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बीमारी है तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम जो बीज हम लाते हैं खरीद के, उसको हम अगर हम ट्राइकोडर्मा से अगर हम जैविक तरीके से अपनाना चाहते हैं तो हम ट्राइकोडर्मा 4 से 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हम बीजोपचार हम कर सकते हैं। इससे हमें खास करके जो फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अगर हमारे पास अगर वो नहीं उपलब्ध है तो अगर हम रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो जैसे कार्बेंडाजिम है या कैप्टान है या थीरम है, इनसे हम 2 या 3 ग्राम प्रति केजी बीज में इनसे भी हम उपचारित करके इनको हम नर्सरी में लगा सकते हैं। तो इससे बहुत हद तक जो हमारी फफूंद जनित बीमारियां हैं, जैसे अगर हम बैगन की बात करें, बैगन में कुछ बीमारी आती है, जैसे फोमोप्सिस है, फोमोप्सिस ब्लाइट काफ़ी भयंकर बीमारी होती है, ये खास करके ये बीज से ही जाता है। जैसे अगर बैगन का अगर जब हम बीज लेते हैं तो अगर कोई पौधा जिसमें फोमोप्सिस है यानी गला हुआ फल होता है, उससे अगर हम बीज लेते हैं तो बीज वहाँ इन्फेक्टेड होता है और ये बीज फिर अगले पौधे में जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ अगर हम बीजोपचार अगर हम कर लेते हैं तो इसकी संभावना कम होती है। इसके साथ साथ 1-2 चीज़ों में और बताना चाहूँगा कि बीजोपचार के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर किसान भाई बिल्कुल जहाँ फसल लगा रहे हैं उसी समय से अगर उसका ध्यान रखें तो हमें दवा का प्रयोग कम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बैगन लगाएं या मिर्च लगाएं या टमाटर लगाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें इस मौसम में वायरस जनित बीमारियाँ आती हैं और इसके वाहक खास करके सफ़ेद मक्खी होती हैं और कुछ जो थ्रिप्स वाली जो बीमारियां हैं वो भी जैसे मिर्च में भी आती हैं। इनके लिए जैसे जिस खेत में आपको लगाना है उससे अगर 15-20 दिन पहले अगर उसके बॉर्डर पे अगर हम मक्का की अगर हम 3-4 लाइन लगा लें, या जो सोरगम होता है वो ज्वार होता है अगर उसकी अगर हम 3-4 लाइन अगर हम पहले से लगा के रखते हैं तो जब हम खेत में हम पौध अपना हम लगाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, उससे पहले वो पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अगर कोई सफ़ेद मक्खी या बाकी कीड़े आते हैं तो उनके पत्तों में आप देखते हैं कि रेशे होते हैं, उस पर वो चिपक जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने लिए मास्क का प्रयोग करते हैं कोरोना से बचाने के लिए, उसी प्रकार हमको पौधों को भी जो बॉर्डर क्रॉप्स इनको हम कहते हैं या कैच क्रॉप्स कहते हैं या ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं कि जो इसके जो नुकसानदायक जो कीटाणु हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। जैसे अगर टमाटर में जो किसान भाई लगाते हैं, टमाटर में या बैगन में भी निमेटोड की एक समस्या होती है, इसलिए जब हम अगर हम बैगन या टमाटर की जब हम नर्सरी तैयार करते हैं उसी समय में अगर हम थोड़ी गेंदा जो होता है, जो गेंदा का फूल होता है, उसकी भी हमें थोड़ी नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। और टमाटर के 10 से 15 लाइन के पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति अगर हम गेंदा फूल की भी अगर हम लगा देते हैं तो उसमें टमाटर ये इसमें निमेटोड की भी समस्या कम होगी और खास करके जो कुछ फल छेदक जो कीड़े होते हैं उसकी भी समस्या कम होती है। तो इस प्रकार हमको जब नर्सरी प्रबंधन करें वहीं से हमको ये सोच रखना है कि हमें कम रसायन का उपयोग करना है जिससे कि जो हमारा उत्पाद होगा वो भी स्वस्थ और सुरक्षित उत्पाद होगा। बिल्कुल, इसलिए उचित है कि इन बातों का ध्यान शुरुआत में ही रख लिया जाए कि किस तरह से रोगों की आशंका हो सकती है और कम से कम रसायन में अच्छी गुणवत्ता युक्त जो फसल है वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंगूर के बागों में हम देखते हैं कि कई बार लीफ हॉपर या बीटल जैसे कीटों का भी आक्रमण हो जाता है। इससे फसल को कितना नुकसान होता है और इससे बचाव के लिए अगर कुछ उपाय आप बता सकें हमें। 2 कीटक हैं जो कीट हैं जिनकी आपने बात की कि लीफ हॉपर और जो चाफर बीटल है वो।
लीफ होपर पत्तों के नीचे से रस चूसता है पत्तों का, और पत्ते मुड़े तुड़े हो जाते हैं। और ज्यादा उसका प्रादुर्भाव हो जाए तो लीफ बर्न भी कई बार हो जाता है। पत्ते मुड़े तुड़े हो जाएंगे तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। लीफ होपर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे लाइट ट्रैप हमने बताया था कि जो कैटरपिलर के लिए हम बताते थे कि बगीचों के बाहर लगाइए, तो वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है। लीफ होपर लाइट ट्रैप में काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं हमें, और उसका नियंत्रण कर सकते हैं। फिर लीफ होपर के लिए जो मुख्य है उसको नियंत्रण करने के लिए वो है कीटनाशकों का प्रयोग। लीफ होपर कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टेमिक कीटनाशक हैं, जो अंतरप्रवाही कीटनाशक हैं, जो कि अंगूर में प्रयोग करने के लिए रजिस्टर्ड हैं भारत देश के अंदर में, उनका प्रयोग किसान कर सकते हैं। एक खास चीज लीफ होपर के बारे में ध्यान रखने की ये है कि अंगूर के अंदर में हमने जो अनुसंधान किया उसमें हमने ये पाया कि शाम के समय अंगूर के जो पत्ते होते हैं उनपे जो लीफ होपर है वो ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है दिन की बजाय। तो अगर हम जो कीटनाशक का प्रयोग है अगर हम शाम रात के टाइम में करेंगे, उस समय करेंगे, तो हमको ज्यादा अच्छा उसका नियंत्रण मिलेगा। एक और चीज है कि जैसे कि मैंने बताया कि लीफ होपर पे लाइट ट्रैप के द्वारा उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। लीफ होपर प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। जो सफेद रंग का प्रकाश है उसकी तरफ में वो ज्यादा अच्छे तरीके से आकर्षित होते हैं। अगर जो किसान भाई हैं रात के समय फवारनी करने जा रहे हैं कीटनाशक की, अगर वो ट्रैक्टर के पीछे की तरफ में जहाँ पे हमारा स्प्रेयर होता है वहां पे अगर सफेद रंग का ज्यादा वाट का बल्ब लगा ले, तो क्या होगा कि वो बल्ब की वजह से जितने भी लीफ होपर हैं वो उसके पास में आकर्षित होंगे, और जहाँ पे हमारा फवारनी जा रहा है, जहाँ पे हमारा स्प्रे जा रहा है, उसके पास में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। और जो हमारा लाइट के पास में लीफ होपर है और साथ में हमारा जो स्प्रे है वो जा रहा है, तो इमीडिएटली उसके कांटेक्ट में आएंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा जो है इसको कंट्रोल करने में। जो कीटनाशक है जो आप प्रयोग कर रहे हैं रात के समय कीजिए और ट्रैक्टर के पीछे की तरफ एक सफेद रंग का बल्ब लगा के रखिए, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नियंत्रण लीफ होपर का दिखाई देगा। बिल्कुल। दूसरा जो कीटक है जिसकी बात की आपने, चाफर बीटल। चाफर बीटल बारिश जब शुरू होती है तब बाहर निकलता है और काफी कम समय तक ये बगीचों के अंदर में रहता है। चाफर बीटल का जो गर्भ होता है वो जमीन के अंदर रहता है, जिसको हम व्हाइट गर्भ कहते हैं, जो कि गन्ना या दूसरे अन्य फसलों के अंदर में, सब्जियों में, मूंगफली में भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो व्यस्क अवस्था होती है वो चाफर बीटल का है। ये क्या करेगा कि जमीन से बाहर निकलेगा। अंगूर के अंदर में व्हाइट गर्भ की समस्या नहीं पाई जाती, पर आसपास के खेतों से वो आ सकता है, और वो क्या करेगा, बाहर निकलने के बाद बारिश के बाद में किसी बड़े पेड़ के ऊपर में जाके बैठने की कोशिश करेगा। तो आपके अंगूर के बगीचे के पास में अगर बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे के अंगूर के पौधे आप देखेंगे तो उनमें आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। फिर दूसरा कि जो सीमा के ऊपर में, बॉर्डर लाइन के ऊपर में जो पौधे हैं अंगूर का, उसके ऊपर में आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। तो ऐसे पौधों को रात के समय, चाफर बीटल रात के समय निकलेगा, दिन के समय छुपा हुआ रहेगा। तो रात के समय जाके देखिए आपको सैकड़ों की संख्या में पौधों के ऊपर में बैठे हुए दिखाई जाएंगे। और क्या होता है कि किसान आजकल जो सोशल मीडिया उनके माध्यम से वीडियो और उनके फोटो डालते हैं, तो बाकी किसान भी चिंतित हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर उनके बगीचों के अंदर में चाफर बीटल है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक ऐसा कीटक है जिसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। रात के समय जब चाफर बीटल के पौधों के ऊपर बैठा हुआ है तो उसी समय हमको, उसी टाइम में फवारनी करनी है हमको। लैम्डा साइलोथ्रिन जो 4.9 CS का जो फार्मूलेशन है, आधा मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर पत्तों के ऊपर फवारनी करेंगे तो सुबह के समय आप देखेंगे, रात के समय फवारनी करेंगे, सुबह के समय आप देखेंगे जितने भी चाफर बीटल आपके पौधों में बैठे हुए थे आपको नीचे मरे हुए दिखाई देंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी कि चाफर बीटल और जो लीफ हॉपर है, इससे बहुत ही आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके नियंत्रण के उपाय है, इन उपायों को जरूर अपनाएं। इसी तरह से हमारी चर्चा इस कार्यक्रम में जारी रहेगी, लेकिन हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बरसात के मौसम में अंगूर के बागों में कीट नियंत्रण की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी चर्चा चल रही है कि खरीफ के मौसम में किस तरह से बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं जो कि दूरदर्शन किसान कॉल सेंटर के जरिए हम तक आया है। डॉक्टर चौधरी, एक सवाल पूछा है पंकज मीणा जी ने मध्य प्रदेश से, और उन्होंने ये पूछा है कि उन्होंने मिर्च लगाया हुआ है लेकिन उसके फूल झड़ जाते हैं, ऐसे में क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार की समस्या होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों होता है। जी। जैसे मैं अभी बार बार बात भी कर रहा था, कोई भी जो फसल होती है, चाहे टमाटर है, मिर्च में है, इसका एक नियमित तापमान होता है। उसी तापमान पे इसमें फल लगेगा। जैसे आप हर बार देखते हैं कि जो ही उत्तर भारतीय मैदानी इलाके में जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में टमाटर की कीमत आसमान छूने लगती है। क्यों होता है ऐसा? कि जो ही तापमान अगर 24-25 डिग्री से, खास करके रात का तापमान अगर 24 डिग्री से ऊपर होता है तो टमाटर में फल लगना बंद हो जाता है। इसी प्रकार मिर्च में भी है कि मिर्च में भी अगर रात का तापमान अगर 25-26 डिग्री से अगर ज़्यादा होने लगता है तो उस समय में मिर्च में भी फल लगना बंद हो जाता है। कई किसान भाई ये सोचते हैं, अच्छी बात है कि हम अगर बेमौसम का उगाएंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस कारण से ये समस्याएं होती हैं। जब तापमान बहुत कम होता है तब भी उसमें फलन बंद हो जाता है, और जब तापमान बहुत अधिक होता है और खास करके ये जो रात का तापमान होता है यानी मिनिमम टेम्परेचर, तो उसमें फल लगने में समस्या होती है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं? तो कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे एक प्लानोफिक्स करके आता है, कुछ जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, इनका अगर आप छिड़काव करते हैं तो कुछ हद तक आप इसमें फलन जो है वो प्रारंभ इसमें हो सकता है। लेकिन जैसे बारिश हो गई है और मौसम का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है तो मिर्च में ये समस्या जो है धीरे धीरे फिर खुद ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी, यहाँ पर मिर्च की हम बात कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि इस समय मिर्च की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किस तरह की किस्मों का चुनाव करना चाहिए? जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके आजकल बहुत सारे किसान हैं जो हरी मिर्च के लिए खेती करते हैं। जी। और जो भी उनको प्रजातियां, हरी मिर्च के लिए बहुत सारी ज़्यादा प्रजातियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं अगर हम खास करके जो हमारे सरकारी संस्थानों से, और इसमें लेकिन हमको अगर ऐसी प्रजाति अगर हमें मिलती हैं जिसमें जो लीफ कर्ल वायरस है इसके प्रति अगर प्रतिरोधक क्षमता है, जैसा अगर आपने भी दिखाया, और हमारे पूसा संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सदाबहार, तो इसका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रजाति होती है ऊपर की तरह गुच्छे में फलती है तो इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है। आमतौर पे किसानों की ये भी डिमांड होती है कि अगर लंबाई थोड़ी अधिक हो तो कुछ जगह उसकी कीमत अधिक मिलती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उसमें तीखापन होता है, आजकल मार्केट में जिस मिर्च में तीखापन अधिक होता है उसकी डिमांड अधिक होती है। तो ये जो पूसा सदाबहार है इसमें तीखापन काफ़ी अधिक है, जिस कारण से मार्केट में इसकी कीमत आपको अधिक मिल सकती है। इसी प्रकार हमारा जो भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है
उनकी भी कई प्रजातियां हैं, जैसे काशी अनमोल एक अच्छी प्रजाति है। जो हरी मिर्च की हम बात करें, जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है उनकी भी, जो खास करके जो दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं वहाँ से उनकी प्रजातियां ले सकते हैं। या जो हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी कुछ हाइब्रिड प्रजातियां भी हैं, जैसे CH1 CH3, ये काफ़ी पॉपुलर प्रजातियां हैं, इनका आप चयन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मौसम के अनुसार, इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार और किस तरह के आपके नज़दीक में बाजार की स्थिति है, वहाँ पर मांग किस तरह की निकल रही है, उन तमाम बातों का ध्यान रखना होता है जब आप किस्मों का चुनाव करते हैं। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि अंगूर में कीटों के बारे में हमने यहाँ पर बात की और कई तरह के कीटों से बचाव के उपाय भी आपने बताए। कुछ और बताएं कि इस मौसम में और किस तरह के कीट है जिनका प्रकोप हो सकता है। पिछले कुछ सालों से अंगूर में एक लाल रंग का तना छेदक है, उसका काफी ज्यादा आक्रमण होता जा रहा है और ज्यादातर भागों में, पहले मैं महाराष्ट्र में मिला था, अभी कर्नाटक में भी उसको हम काफी मात्रा में मिल रहा है। लाल रंग का जो तना छेदक है ये अंगूर का कीट नहीं था, ये मुख्यतः जंगल का कीट था जो कि अभी अंगूर के अंदर में नुकसान पहुंचाना उसने शुरू कर दिया। नुकसान पहुंचाने का इसका तरीका क्या है कि जुलाई और अगस्त के महीने में लाल रंग का एक जो कैटरपिलर टाइप का जो होगा वो छाल के नीचे पौधे के हमको खाता हुआ दिखाई देगा जी। एक जाल बनाएगा और विष्ठा होगी उसकी, वो ही छाल के नीचे ही उसका चिपका हुआ हमको दिखाई देगा। चूंकि ये छाल के नीचे खा रहा है, हमको पता नहीं चलेगा कि ये हमारे बगीचे में इसका आक्रमण हो चुका है। 2 महीने तक ये छाल के नीचे खाएगा और उसके बाद में ये तने के अंदर जाके वहां पर खाना शुरू कर देगा। एक बार अगर वो तने के अंदर चला गया तो इसको किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता जी। कोई भी कीटनाशक है जो इसके ऊपर में काम नहीं करेगा, एक बार अंदर चला गया तो कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम कंट्रोल कर पाए। तो हमारे लिए जो जुलाई और अगस्त का महीना है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लाल रंग का जो तना छेदक है उसको हम कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें जी। करने का तरीका क्या है इसका कंट्रोल करने का, कि अगर हम बगीचे के अंदर में छाल है, जो ढीला छाल है पौधे में, पुराने पौधे होते हैं ढीला छाल हो जाता है, उसको निकाल दें तो ज्यादातर कीट ये जो है उसी से ही नियंत्रित हो जाएगा। क्योंकि इस जो कीट की एक आदत होती है कि अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने के बाद में खेत में अन्य तरीके के बहुत से मित्र पशु होते हैं, जैसे लिजार्ड्स होते हैं और भी बाकी तरह के होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। तो ज्यादातर उसी में ही हमको नियंत्रित मिल जाएगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में अगर इस कीट का प्रादुर्भाव है बगीचे में तो हम क्या करेंगे कि ढीला छाल है उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद में हम एक जो हमारा बायोलॉजिकल फंगस है, बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला, जिसका नाम है मेटारिचियम, उसका क्या करेंगे कि 2.5 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से सिर्फ मुख्य तना और जो कॉर्डोन्स हैं अंगूर के उसको हमको धोना है। छाल निकालने के बाद में 10 या 15 दिन बाद में उसको फिर से हम एक बार और एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा नियंत्रण हमको इसका मिल जाता है। काफी ही खतरनाक कीटक है, सिर्फ जुलाई और अगस्त का महीना है जिसमें हमको इसके लिए काम करना है, इसको नियंत्रण करना है। और इस समय जो किसान भाई और बहन है वो सचेत रहें कि आपके बगीचों में जाके देखें छाल के नीचे लाल रंग का कोई कीटक तो नहीं है, कोई कीट तो नहीं है जो कि आपको खा रहा है अंगूर के अंदर में। अगर है तो उसको उसी टाइम में उसका नियंत्रण कर लीजिए, क्योंकि एक बार ये 2 महीने चले गए फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इससे होने वाला जो नुकसान है वो काफी ही ज्यादा घातक होता है अंगूर के बगीचों के लिए और अंगूर की उत्पादकता काफी कम हो जाती है जी। ऐसे में बागों की लगातार निगरानी करना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते अगर कीट आपको नजर आ रहे हैं तो उनसे बचाव के जो उपाय है वो जल्द से जल्द अपनाए जा सके। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चौधरी अब आपसे जानना चाहेंगे बैंगन की कुछ अच्छी किस्मों के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि बैंगन के आकार को लेकर, रंग को लेकर, बीजों के बारे में भी आपने बताया कितने तरह के विकल्प जो हैं वो किसानों के पास होते हैं। ऐसे में किन किस्मों को उन्हें चुनना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। किसान भाई भी इन बातों का ध्यान रख के ही प्रजातियों का चयन करें। जैसे बैगन में आम तौर पे जो सबसे जो पॉपुलर प्रजातियां होती हैं वो जो बैगनी रंग का बैगन होता है जी। और उसमें जो लंबी प्रजाति अगर कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की जैसे पूसा श्यामला है, पूसा कौशल है, कुछ हाइब्रिड प्रजातियां अभी आई हैं, पूसा हाइब्रिड 20 है, इनका आप चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे गोल प्रजाति जो है, खास करके जो लोग भरता बनाते हैं तो लंबा बैगन में बीज अधिक होता है, गोल बैगन में आमतौर पे बीज
कम होता है। तो जो भरता के लिए लोग गोल बैगन पसंद करते हैं, तो उसमें आप पूसा उत्तम ले सकते हैं। हमारे यहाँ के पूसा हाइब्रिड 9 है, जो हमारा वाराणसी का सेंटर है उसकी काशी संदेश है, इनका आप चयन कर सकते हैं। जब आपने रंगों की बात की, जैसे आजकल हरे रंग का बैगन है जी, वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हमारे संस्थान के यहाँ से भी पूसा हरा बैगन एक विकसित किया गया है, तो इसका चयन किया जा सकता है। इसके साथ साथ आजकल सफ़ेद रंग का बैगन जो है, और कुछ बैगन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल देखने में, बैगन को अंग्रेजी में हम एग प्लांट कहते हैं, जो देखने में बैगन बिल्कुल अंडे की तरह होता है। तो ऐसा भी अगर बैगन आप लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सफ़ेद बैगन 2 और एक है पूसा सफ़ेद बैगन 1, तो इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारी और भी प्रजातियां हैं, हमारे संस्थान की भी पूसा अंकुर है, जो महाराष्ट्र के लिए जो मैं बात कर रहा था, जो वेरीगेटेड बैगन होता है, उसमें आप पूसा बिंदु है, इनका आप चयन, जो छोटा बैगन होता है लेकिन इसमें बीज थोड़ा अधिक होता है, इसलिए जब सब्जी बनाते हैं तो इसके जो फलियां होती हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं, यानी वो गलती नहीं है। तो जिस इलाके में जैसी डिमांड हो ऐसी बैगन की प्रजाति का आपको चयन करना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत सारे विकल्प आपके पास है और इन प्रजातियों का चयन करके आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, अब आपसे जानना चाहेंगे हम कि अंगूर के बागों को थ्रिप्स और माहू से कितना खतरा है और किस तरह से इससे बचाव के उपाय अपनाए जा सकते हैं। थ्रिप्स सबसे महत्वपूर्ण कीट है अंगूर के अंदर में, जो अंगूर में नुकसान पहुंचाते हैं उनमें से। अभी जो वेजिटेटिव सीजन है, जो ऑफ सीजन हमारा अंगूर का चल रहा है, इसमें जब नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है शाखाओं की, तो उसमें थ्रिप्स ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा। जमीन से ऊपर कोई भी अंगूर का भाग जो कि कोमल है, उस पे थ्रिप्स नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपके अंगूर में अभी भी आपको वृद्धि चाहिए तो नई ग्रोथ पे आपका थ्रिप्स दिखाई देगा। बारिश के मौसम में कई बार क्या होता है कि अगर तेज बारिश आ गई तो थ्रिप्स 2 या 3 दिन के लिए अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा। तो उस समय आपको कोई भी कीटनाशक की फवारनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मौसम की भविष्यवाणी देखें कि अच्छी बारिश होने की भविष्यवाणी है क्या। अगर आपको थ्रिप्स दिखाई दे रहा है और अच्छी बारिश की भविष्यवाणी है तो थ्रिप्स उसमें धुल के कम हो जाएगा। पर ये नियंत्रण आपको सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए मिलेगा, ज्यादा लंबे समय तक ये नियंत्रण नहीं मिलेगा आपको। तो हमें कीटनाशक है उनका प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जो पंजीकृत कीटनाशक हैं उनका प्रयोग हम अंगूर के अंदर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि जिन बगीचों में वृद्धि पूरी हो चुकी है, हमको ऑफ सीजन में क्या चाहिए कि कैन डेवलपमेंट करना है, कैन का विकास हो गया है, तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जो कि अतिरिक्त वृद्धि है, जो हमें नहीं चाहिए, तो उस पे थ्रिप्स का नुकसान आ सकता है, उसका प्रादुर्भाव हो सकता है अंगूर के अंदर में। पर वो ग्रोथ अननेसेसरी है, हमको वो नहीं चाहिए। अगर उस पे थ्रिप्स का प्रादुर्भाव होता है तो भी हमें उस पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अतिरिक्त वृद्धि है, उसको हम हाथ से अगर टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे, समय समय पे हफ्ता 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर में एक बार उसको निकाल देंगे, तो थ्रिप्स अपने आप से उसके अंदर में नियंत्रित हो जाएगा। तो हमें कुछ कीटनाशक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी कम खर्चे के साथ हम इसको नियंत्रण कर पाएंगे। हाँ, तो कम खर्चे में और बिना कीटनाशक के इस्तेमाल से भी नियंत्रण किया जा सकता है। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम अंगूर के बागों में कीट प्रबंधन और बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंगूर के बाग जिन किसानों ने लगाए हैं और वो निर्यात करना चाहते हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो गुणवत्ता है फलों की, उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में अगर कीटों का प्रकोप होता है, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, रसायनों के इस्तेमाल से कई बार जो है गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। ऐसे में आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अंगूर में जो कीट की समस्या है उसका प्रमुख कारण है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब कि हम एक ही खेत में सिर्फ एक ही प्रकार का पौधा है जो हम उगा रहे हैं जी। जहां भी मोनोकल्चर फॉलो की जाती है, एक ही फसल उगाई जाती है, पूरे साल भर उगाई जाती है और सालों भर उगाई जाती है, क्योंकि ये पेरेनियल क्रॉप है, बहुवर्षीय फसल है अंगूर की। तो ऐसी फसल में कीटों का प्रकोप ज्यादा होने के लिए काफी सही वातावरण तैयार हो जाता है जी। तो मेजर जो समस्या है, मुख्य समस्या वो है कि बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता जो है वो हमारे बगीचों में काफी कम है जी। तो अगर हम बगीचों में विविधता बढ़ाएंगे, अलग अलग तरह के लगाएंगे जो कि मित्र कीट हैं, उनको हमको सपोर्ट करें और बगीचे के अंदर में एक तो क्या होगा कि जो कीटों की समस्या है वो धीरे धीरे हमारे बगीचों से कम होती जाएगी। तो इस तरीके के और जो बाकी जो मित्र कीट हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा अपने बगीचों को, मुख्यतः बारिश के महीने के अंदर में आर्द्रता ज्यादा होगी तो अच्छे तरीके से जाएंगे। फिर हमने क्या किया है कि इस संस्थान ने एक कीट नियंत्रण के लिए और इवन बीमारी नियंत्रण करने के लिए एक पैकेज बनाया है। अच्छा। कि आप उसको टाइम टू टाइम की जो फसल की अवस्था है उसके हिसाब से आपको क्या काम करना है। तो अगर उस पैकेज को किसान भाई और बहन उसको फॉलो करते हैं तो उसका हमने ये देखा कि पकने के बाद अंगूर के उसमें कोई भी आपको कीटनाशक का अवशेष नहीं दिखाई देगा। ये जो पैकेज है ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, ये हमारे खुद के हमारे जो भारतीय बाजार है उसके लिए भी है, ताकि सभी लोग जो कि हमारे भारत से जो अंगूर उत्पन्न हो रहा है वो सभी को खाने के लिए अच्छा मिले सभी को, और काफी कम खर्चे के साथ में हम अंगूर के अंदर में कीट और बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं। जी, जी। हम रसायनों का प्रयोग करते हैं पर इस तरीके से करते हैं कि जो जब फसल तैयार हो जाती है, जब अंगूर तैयार हो जाते हैं तो उसके अंदर में जो कीट रसायनों के जो अवशेष हैं वो काफी कम मात्रा में होते हैं। इवन जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उससे भी कम जो मतलब क्या कहते हैं कि कम मात्रा में हमको कीटनाशक मिलते हैं। तो ये पैकेज अगर किसान भाई और बहन इसको फॉलो करते हैं तो इस तरीके से वो काफी अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूर उत्पन्न कर सकते हैं। जी, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह यादव, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी है और हमारे जो किसान है वो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चौधरी, आपसे चलते चलते संक्षेप में जानना चाहेंगे कि बैंगन, मिर्च और टमाटर की अच्छी उपज हासिल करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो जो ये मौसम है इसमें हमें पोषक प्रबंधन का भी हमें ध्यान रखना है। जैसा कि हम आमतौर पे चाहते हैं कि किसान भाई की उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो किसान भाइयों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बना रखा है, लेकिन उन्हें गोबर की खाद अधिक मात्रा में डालनी है। कम से कम हमें 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गोबर की खाद डालनी है। इसके बाद अगर हम ट्राइकोडर्मा का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे खेतों के लिए अच्छा है। उसके अलावा हम कुछ बेवेरिया बसियाना या जो और भी हैं जैसे एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है, अन्य प्रकार के जो हमारे ऑर्गेनिक मीन्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स के, इनको भी अगर हम उपयोग करते हैं तो खेतों की जो हेल्थ है, मृदा की जो सेहत है वो अच्छी बनती है। इसके अलावा हमें खरपतवार का नियंत्रण भी करना बहुत जरूरी है। अगर हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो उससे हमारे जो खेत हैं वो भी साफ रहते हैं, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और रोग और कीटाणु भी कम मात्रा
में आते हैं। तो किसान भाई इसमें अगर चाहें तो हर्बिसाइड है एक, जैसे पेंडिमिथिलीन है जो स्टॉम्प के नाम से मिलती है 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से, जब हम रोपाई करते हैं उससे जस्ट पहले हम चाहें तो इसका एक छिड़काव कर सकते हैं। तो 30 से 35 दिन तक आपका खेत जो होगा वो वीड फ्री रहेगा। उसके बाद फिर आप जब भी हमको मिट्टी चढ़ानी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो 35-40 दिन के बाद आप एक बार हैंड वीडिंग करा सकते हैं और फिर पौधों पे जड़ों पे मिट्टी हम चढ़ाते हैं। तो इससे उनको एरेशन भी अच्छा मिलता है और उनको जो पोषक तत्व समय में हम स्प्लिट डोज जो हम डालते हैं, आमतौर पर जैसे अगर हम टमाटर की बात करें तो हम लोग संस्तुति करते हैं कि 100, 60-60 ये हम डाल सकते हैं। जी जी। इसके अलावा मैं कुछ चीजें और कहना चाहूंगा। माफ कीजिएगा डॉक्टर चौधरी, आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें दी है इस कार्यक्रम के दौरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती करने वाले जो किसान हैं वो इन जानकारियों से जरूर लाभ लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब आपको हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिन विषयों पर चर्चा होगी वो हैं प्राकृतिक खेती और बीज मसालों के भंडारण में कीट प्रबंधन। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।